ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। हाँ, हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है सिरकटा और शैतानी बच्चा, ट्रक ड्राइवरों की खौफनाक रात। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। 90 के दशक की बात है जब चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर बना कैलाश ढाबा यात्रियों और ट्रक ड्राइवरों के लिए एक चर्चित ठिकाना हुआ करता था। इस ढाबे की खासियत सिर्फ इसकी लजीज दाल मखनी और मक्खन वाली तंदूरी रोटी नहीं थी, बल्कि यहाँ की महफिलें भी मशहूर थीं। दिन ढलने के साथ जैसे जैसे रात गहराती, ट्रक ड्राइवर और अन्य राहगीर यहाँ जुटते और एक के बाद एक दिलचस्प कहानियां सुनाई जाती। ढाबे का मालिक शंभू लाल एक 60 साल का हंसमुख इंसान था, जिसने इस ढाबे को अपने पिता से विरासत में पाया था। शंभू को कहानियां सुनने का बेहद शौक था। वह अक्सर अपने ग्राहकों को छेड़ते हुए कहता, अरे भैया, खाना खा लिया, अब कहानी सुनाओ। बिना कहानी सुने खाना हजम नहीं होता। उसका यह मजाक भले ही हल्का फुल्का लगता, लेकिन हर रात वह बड़े ध्यान से हर किसी की बात सुनता, जैसे उन कहानियों में कोई अनसुलझा राज छिपा हो। ढाबे का माहौल कुछ अलग ही था। लकड़ी के बेंच और खाटों पर बैठे लोग कोयले की अंगीठी के पास गर्म चाय की चुस्कियों के बीच ठंड से राहत पाते थे। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, बॉलीवुड सितारों के पोस्टर और हाथ से लिखे मेन्यू ने इस जगह को और भी खास बना दिया था। लेकिन इस ढाबे की असली जान थी यहाँ होने वाली किस्से कहानियों की महफिल, जहां लोग अपने दिल की बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। एक ऐसी ही सर्द रात थी जब चांदनी कोहरे में घुली हुई थी और ढाबे की रोशनी हाईवे की सुनसान सड़क को थोड़ा कम भयानक बना रही थी। ढाबे पर उस रात शांति भंग करने वाले दो चेहरे थे, रणवीर और गोपाल। दोनों पेशेवर ट्रक ड्राइवर थे और शिमला से सामान लेकर चंडीगढ़ लौट रहे थे। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। चाय की पहली घूंट के साथ ही रणवीर ने अपने भारी स्वर में कहा, शंभू काका, आज तो कुछ अजीब ही बात हो गई। शंभू, जो हमेशा कहानियों का भूखा रहता था, तुरंत पास की खाट पर बैठ गया और उत्सुकता से पूछा, अरे भैया, क्या हुआ? अब बिना सुनाए मत जाना। गोपाल, जो अब तक खामोश था, रणवीर की ओर देखते हुए बोला, काका, हम जिस सड़क से आए हैं वहां कुछ ऐसा देखा जो आज तक नहीं देखा था। रणवीर ने बात आगे बढ़ाई। हमेशा की तरह रात के 10 बजे सामान लोड करके निकले। हाईवे पर ठंड और कोहरे का आलम था, लेकिन सड़क पर कोई दिक्कत नहीं थी। तभी अचानक पहाड़ के पास वाले मोड़ पर हमें एक औरत दिखी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में एक मिट्टी का दिया था। शंभू के कान खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, औरत, इतनी रात को वहां? फिर क्या हुआ? गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने गाड़ी धीमी की क्योंकि वह औरत हाथ से इशारा कर रही थी। ऐसा लगा कि उसे मदद चाहिए, लेकिन जैसे ही रणवीर ने ट्रक रोका, वह औरत अचानक गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई परछाई, बस अजीब सा ठंडा झोंका आया और कुछ पल के लिए गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया। ढाबे के चारों ओर बैठे अन्य ड्राइवर भी चौंक उठे। किसी ने कहा, अरे, ये तो वही औरत होगी जिसके बारे में लोग कहते हैं। तो किसी ने फुसफुसाते हुए जोड़ा, उसे देखना अच्छा नहीं होता। कहते हैं वह अपनी मौत का बदला लेती है। शंभू ने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ठीक हो, यह बड़ी बात है। कई बार लोग इस हाईवे पर अजीब चीजें देखने की बात करते हैं, लेकिन कोई इसकी सच्चाई नहीं जानता। रणवीर और गोपाल का चेहरा तनाव से भरा था, लेकिन उनके अंदर यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वह औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया। शंभू ने अंगीठी में लकड़ी डालते हुए कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह जगह खुद एक राज्य है,
और इस राज्य का हिस्सा हर वो इंसान बन जाता है जो यहां से गुजरता है। उस रात की सर्द हवाओं में रणवीर और गोपाल की बातों ने ढाबे के माहौल को और रहस्यमय बना दिया। शंभू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब यहां हो तो मेरी कहानी भी सुन लो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शंभू की कहानी सुनने के बाद उनकी रात पहले से ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा का शोर था। रणवीर और गोपाल हाईवे के उस सुनसान हिस्से से गुजर रहे थे जहां आसपास सिर्फ जंगल और पहाड़ ही दिखाई देते थे। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर लंबी परछाई डाल रही थीं और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। गोपाल ने रणवीर की ओर देखते हुए कहा, भाई काफी देर हो गई है, पेट्रोल भी कम है और नींद भी चढ़ रही है। यहीं कहीं ट्रक रोक लेते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह होने पर आगे बढ़ जाएंगे। रणवीर ने सहमति में सिर हिलाया और सड़क के किनारे एक सपाट जगह देखकर ट्रक रोक दिया। यह जगह एक पुराने जंगल के पास थी जहां मोटी मोटी पेड़ की शाखाएं सड़क तक झुकी हुई थीं। ट्रक के बंद होते ही जंगल की डरावनी खामोशी ने दोनों को घेर लिया। गोपाल ने ट्रक की बैकलाइट ऑन की और एक चाय का स्टोव निकालकर जलाने लगा। जैसे ही पानी गर्म होने लगा, अचानक जंगल की गहराई से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। गोपाल ने चौंक कर रणवीर की ओर देखा और कहा, तूने ये सुना? रणवीर, जो अब तक चाय बनाने में व्यस्त था, ठिठक गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हां, आवाज तो आ रही है, लेकिन इतनी रात को यहां बच्चा कहां से आएगा? दोनों ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। शायद कोई जानवर होगा, रणवीर ने कहा खुद को समझाते हुए। लेकिन जैसे ही वे चाय की पहली चुस्की लेने लगे, रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार वह इतनी स्पष्ट थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। गोपाल ने डरते हुए रणवीर से कहा, भाई, ये आवाज सीधे जंगल के अंदर से आ रही है। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। चल ट्रक स्टार्ट करते हैं और यहां से निकलते हैं। लेकिन रणवीर, जो दिल से थोड़ा नरम था, बोला, नहीं यार, अगर सच में कोई बच्चा परेशानी में है तो उसे ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं। चल देख आते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत वापस लौट आएंगे। गोपाल ने अनमने मन से सहमति जताई। दोनों ने अपनी जेब से एक एक टॉर्च निकाली और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, ठंड और घनी हो गई। उनके कदम पत्तों और सूखी शाखाओं पर पड़ने से आवाज कर रहे थे, लेकिन बच्चे का रोना हर उस आवाज को दबा रहा था। जंगल में अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। गोपाल ने रणवीर का हाथ पकड़कर कहा, यार, ये सही नहीं लग रहा। हर कोई कहता है कि इस जंगल में अजीब चीजें होती हैं। वापस चलते हैं। रणवीर ने टॉर्च की रोशनी आगे करते हुए कहा, थोड़ा और चल, आवाज यहीं पास से आ रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज तेज और डरावनी होती गई। आवाज अब सिर्फ रोने की नहीं, बल्कि किसी के चीखने जैसी लग रही थी। रणवीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी परछाइयों का आभास करा रही थीं। ठंडी हवा के झोंके अचानक रुक गए और जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक गोपाल ने चीखते हुए कहा, भाई देख, वहां कुछ हिला। रणवीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां गोपाल इशारा कर रहा था। एक पुराने सूखे पेड़ के पास एक छोटा बच्चा नजर आया। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। रणवीर ने बच्चे की ओर कदम बढ़ाए और नरम स्वर में कहा, अरे बच्चा, तू यहां क्या कर रहा है? डर मत, हम तेरी मदद करने आए हैं। लेकिन बच्चा नहीं हिला। गोपाल ने डरते हुए रणवीर का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है, इसे मत छेड़। रणवीर ने गोपाल को झिड़कते हुए कहा, डर मत, बस इसे उठाकर ट्रक में बैठा लेते हैं, सुबह पुलिस को सौंप देंगे। जैसे ही रणवीर ने बच्चे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बच्चा अचानक मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ से खून बह रहा था। उसकी चेहरा इतना विकृत था कि रणवीर और गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? इस आवाज के साथ ही जंगल गूंज उठा। पत्ते हवा में उछलने लगे और पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं।
रणवीर और गोपाल ने चीखते हुए वापस ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से उस बच्चे की आवाज गूंज रही थी, तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगा। रणवीर ने ट्रक का दरवाजा खट्टाखट बंद किया और कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। गोपाल चीखते हुए बोला, भाई जल्दी कर, वह आ रहा है। रणवीर ने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और दोनों ने हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी, लेकिन उनके कानों में अब भी बच्चे की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा वह पुराना जर्जर घर किसी भूतिया रहस्य का गवाह लग रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी टूटी छत और दीवारों पर उगाई काई डर को और गहरा कर रही थी। दरवाजे पर लगे मजबूत ताले और लकड़ी के तख्तों ने इसे बंद कर रखा था, लेकिन ताले और तख्तों के बावजूद दरवाजे के सामने रखे सिंदूर, चावल और ताजे फूल किसी अनुष्ठान का संकेत दे रहे थे। फूल ताजे होने के बावजूद हवा में सड़ांध की अजीब सी गंध तैर रही थी। गोपाल ने डर से कांपते हुए कहा, रणवीर, यह जगह सही नहीं लग रही। ये ताले और ये चीजें किसी सामान्य घर की निशानी नहीं है। यहां कुछ गलत हो रहा है। हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। रणवीर, जो अब तक अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, गोपाल की बात से थोड़ा सहम गया। उसने धीरे से कहा, हां, शायद तू ठीक कह रहा है, पर यह बच्चा अंदर कैसे हो सकता है? दरवाजा तो पूरी तरह बंद है। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ने लगे, बच्चे की आवाज एक बार फिर तेज हो गई। वह सिसकियां अब एक अजीब सी कराह में बदल गई थी, मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, यार, अगर सच में कोई बच्चा अंदर है तो हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। गोपाल ने रणवीर का हाथ पकड़ लिया और लगभग चीखते हुए कहा, नहीं, मैंने बहुत बार सुना है कि ऐसे बंद जगहों में किसी को बचाने की कोशिश करने वाले ही फंस जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। रणवीर ने अनसुना करते हुए दरवाजे के पास जाकर तख्तों और ताले को ध्यान से देखा। ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे हाल ही में लगाया गया हो। उसने चाबुक की तरह फटकारते हुए कहा, देख गोपाल, अगर तू डरता है तो ट्रक के पास जा, मैं इसे देख लेता हूं। गोपाल ने रणवीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और दरवाजे के किनारों को खटखटाने लगा। तभी दरवाजे के अंदर से एक जोर की आवाज आई, मत खोलो, वरना तुम भी इसका शिकार बन जाओगे। दोनों चौंक कर पीछे हट गए। आवाज इतनी तेज और भारी थी कि उनके कान झंझना उठे। गोपाल ने रणवीर का हाथ खींचते हुए कहा, देख, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा, चल जल्दी यहां से निकलते हैं। लेकिन रणवीर की जिज्ञासा अब डर से भी बड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी टॉर्च बंद की और धीरे से दरवाजे के पास झुककर झिर्री से झांकने की कोशिश की। झिर्री से अंदर कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहां से आती सड़ांध की गंध ने रणवीर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी बच्चे की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह घर के अंदर से नहीं, बल्कि घर के पीछे से आ रही थी। आवाज अब और भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। गोपाल ने रणवीर को खींचते हुए कहा, बस, बहुत हुआ। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। यह हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चल जल्दी से ट्रक की ओर चलते हैं। रणवीर सहमत हो गया। दोनों जैसे ही मुड़े, तभी अचानक पीछे से दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज दरवाजे से टकराई हो। रणवीर और गोपाल ने पलटकर देखा। दरवाजे पर लगे ताले और तख्त अचानक हिलने लगे थे, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। अचानक दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। वह खून इतना गाढ़ा था कि उसकी गंध ने दोनों को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। गोपाल ने रणवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, अब तो साफ है कि यहां रुकना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। चल भागते हैं। दोनों ने जैसे ही ट्रक की ओर दौड़ लगाई, बच्चे की आवाज एक बार फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह तेज हंसी में बदल गई। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई काली परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। गोपाल ने चीखते हुए कहा,
रणवीर, मत देख, भाग। दोनों किसी तरह ट्रक तक पहुंचे और हांफते हुए दरवाजा बंद किया। रणवीर ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। गोपाल ने रोते हुए कहा, यह जगह शापित है, हम यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे। तभी अचानक बच्चे की आवाज ट्रक के पास से सुनाई दी। रणवीर ने डरते हुए खिड़की से झांका। ट्रक के ठीक नीचे कोई खड़ा था। उसने धीरे धीरे देखा कि वही बच्चा, जिसकी लाल आंखें और खून से सने होंठ थे, ट्रक के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। रणवीर और गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अब वे अंदर फंसे थे और बाहर वह बच्चा उनका इंतजार कर रहा था। ट्रक की असफल कोशिशों के बाद रणवीर और गोपाल ने तय किया कि वहां रुकना मौत को बुलावा देने के समान है। वे जंगल के उस घने अंधेरे में पैदल ही वापस जाने लगे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और हर तरफ अंधकार के बीच डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। चलते चलते उन्हें अचानक दूर एक लालटेन की रोशनी झिलमिलाती नजर आई। गोपाल ने उम्मीद से कहा, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके, चल देखते हैं। रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी जो बेहद जर्जर और रहस्यमयी लग रही थी। लकड़ी के बने इस घर में बाहर दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। घर के दरवाजे पर हल्का सा झूला लटका हुआ था जो हवा के झोंकों से धीमे धीमे हिल रहा था। रणवीर ने सावधानी से कहा, लगता है यहां कोई साधु रहता होगा, देख अंदर कोई है क्या। दोनों ने लालटेन की रोशनी में झांक कर देखा। कुटिया के अंदर कुछ मिट्टी के घड़े, चिमटा और लकड़ी का बिछौना रखा था, लेकिन इंसान का कोई निशान नहीं था। गोपाल ने घबराते हुए कहा, यहां कोई नहीं है, हमें यहां रुकने के बजाय सीधे हाईवे पर वापस जाना चाहिए। रणवीर ने जवाब दिया, पहले इस जगह को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं, अगर कुछ काम का सामान मिल जाए तो हमें मदद मिल सकती है। वे कुटिया का मुआयना कर ही रहे थे कि गोपाल ने बाहर एक अजीब आवाज सुनी। वह बाहर गया और जब उसने बरगद की टहनी पर नजर डाली तो उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से एक सिर कटा हुआ धड़ उल्टा लटक रहा था। धड़ से खून की धार अभी भी बह रही थी। उसकी मांसपेशियां हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। गोपाल ने कांपते हुए रणवीर को आवाज दी, रणवीर इधर देख। रणवीर ने बाहर आकर जब यह दृश्य देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस धड़ की टहनी से उलटे लटके होने के बावजूद उसकी छाया जमीन पर सीधी खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी, मानो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। गोपाल लगभग रोते हुए चीखा, यह जगह श्रापित है, मैंने पहले ही कहा था यहां कुछ सही नहीं है। रणवीर भी अब पूरी तरह डर चुका था। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कुटिया से कुछ कदम दूर गए, उन्हें पेड़ की टहनी से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वह सिर कटा धड़ अब धीरे धीरे हिलने लगा था। आवाज इतनी गूंजदार थी कि जंगल का सन्नाटा भी टूट गया। रणवीर ने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, यहां रुकना पागलपन होगा, चल वापस चलते हैं। भागते भागते वे उसी शापित घर की ओर पहुंच गए। लेकिन यह क्या, घर के बाहर की तख्तियां और ताले अब टूटे हुए थे और दरवाजा पूरी तरह खुला था। घर से अब तेज रोशनी आ रही थी जो जंगल के अंधेरे को चीर रही थी। गोपाल ने कांपते हुए कहा, यह घर अब और भी खतरनाक लग रहा है, हम इसे पीछे छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ते। रणवीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ट्रक से तो भाग नहीं सके, जंगल में और भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं, शायद इस घर में हमें कुछ सुराग मिले। दोनों डर और थकान के साथ उस घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में वही सिर कटा धड़ नजर आ रहा था जो बरगद की टहनी पर लटका था। गोपाल ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, रणवीर, यह वही है। अब तो यकीन हो गया कि हम एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। तभी घर के अंदर से फिर वही बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो अब और भी डरावनी और गूंजदार थी। रणवीर और गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि यह हंसी उनकी मौत की दस्तक है या इस श्रापित जंगल से बाहर निकलने का कोई संकेत।
घर के पास पहुंचते ही बच्चे की आवाज गूंजने लगी। यह अब रोने की नहीं, बल्कि एक अजीब ठहाकेदार खिलखिलाहट की थी जो उनकी हड्डियों में कंपी पैदा कर रही थी। रणवीर और गोपाल ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी विचित्र थी कि उनके कदम ठिठक गए। गोपाल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आवाज तो जैसे हमारे अंदर गूंज रही है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही। रणवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, चुप रहो और देखो, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने धीरे धीरे उस शापित घर के पीछे झांकने का फैसला किया। अंधेरे और सन्नाटे के बीच वे दबे पांव घर के पीछे पहुंचे। वहां का दृश्य उन्हें जिंदगी भर के लिए डरावने सपने देने वाला था। घर के पीछे एक खुली जगह थी जहां पुरानी लकड़ियां और काई जमी दीवारें थीं। अचानक उनकी नजर एक छाया पर पड़ी। यह वही सिर कटा धड़ था जो उन्होंने बरगद के पेड़ पर लटकते देखा था, लेकिन अब वह धड़ अपनी जगह से हट चुका था और लालटेन लिए उस घर की ओर बढ़ रहा था। गोपाल की सांस अटक गई। वह कांपते हुए रणवीर के पास फुसफुसाया, यह कैसे चल सकता है? इसका तो सिर भी नहीं है। रणवीर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह कुछ अलौकिक है। हमें इसे दूर से ही देखना होगा। दोनों ने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया और धड़ को देखने लगे। वह लालटेन हाथ में लिए बेहद धीमे कदमों से चल रहा था, मानो किसी अनदेखे रास्ते पर चलने का अभ्यास कर रहा हो। उसके शरीर से खून की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन यह खून जमीन पर नहीं, हवा में गायब हो रहा था। जैसे ही धड़ घर के पास पहुंचा, वह रुक गया। लालटेन की रोशनी अब घर के अंदर जा रही थी और बच्चे की खिलखिलाहट पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। गोपाल ने रणवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। रणवीर, हम इस जगह पर क्यों रुके हुए हैं? हमें यहां से भाग जाना चाहिए। रणवीर ने दबे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह सब हमें किसी और इशारा कर रहा है? यह जगह और यह धड़ दोनों जुड़े हुए हैं। हमें पता करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। गोपाल ने हताश होकर कहा, मुझे तुम्हारी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से जिंदा निकलना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि दोनों कोई फैसला कर पाते, एक और अजीब घटना घटी। बच्चे की हंसी अचानक बंद हो गई और घर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने इसे छेड़ा है, अब तुम नहीं बचोगे। यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि दोनों को लगा जैसे उनके दिल की धड़कनें रुक गई हों। तभी धड़ ने लालटेन को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी सीधे रणवीर और गोपाल के छिपे हुए स्थान पर पड़ गई। गोपाल घबराकर चीखा, यह हमें देख रहा है। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो! दोनों घर के पीछे से निकलकर अंधाधुंध दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, उनके कानों में एक भारी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। वह हंसी केवल उनके कानों में नहीं, बल्कि उनके दिलों और दिमाग में भी गूंज रही थी। आवाज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे जितना भागते, वह उतनी करीब महसूस होती। जंगल अब और घना और भयानक लग रहा था। लालटेन की रोशनी उनके पीछे पीछे आ रही थी, मानो वह उनकी मौत की घोषणा कर रही हो। गोपाल ने रोते हुए कहा, रणवीर, यह हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमसे क्या गलती हो गई? रणवीर ने गुस्से और घबराहट से कहा, गलती यह हुई कि हमने उस आवाज का पीछा किया। हमें इससे दूर रहना चाहिए था। वे भागते हुए वहीं पहुंचे जहां उनका ट्रक खड़ा था, लेकिन ट्रक अब नहीं था। उसकी जगह सिर्फ जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर कहीं दूर ले जाया हो। गोपाल ने रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर के साथ निराशा भी थी। अब क्या करेंगे रणवीर? रणवीर ने चारों ओर देखा और कहा, हमें यह पता करना होगा कि यह सब खत्म कैसे होगा। शायद उस शापित घर के अंदर जाने पर हमें कुछ जवाब मिले। गोपाल ने सख्ती से कहा, तुम पागल हो गए हो। उस घर में जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन रणवीर का ध्यान अब केवल उस रहस्य को सुलझाने पर था। दोनों का अगला कदम क्या होगा? क्या वे उस घर के अंदर जाएंगे या इस श्रापित जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजेंगे? जैसे ही सिर कटा धड़ घर के पास पहुंचा, अंदर से बच्चे की हंसी और तेज हो गई। यह हंसी अब मासूम नहीं, बल्कि सर्द और खौफनाक थी, मानो किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो।
रणवीर और गोपाल का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह जगह उनकी मौत का जाल बुन रही है। रणवीर ने धीरे से गोपाल का कंधा पकड़ते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। ये चीजें हमारे बस से बाहर हैं। गोपाल, जो पहले से ही डरा हुआ था, सहमति में सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, हां चलो, लेकिन धीरे धीरे, कोई आवाज ना हो। दोनों ने अपने कदम वापस ट्रक की ओर बढ़ाए। वे बेहद सावधानी से झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते उन्हें एहसास हुआ कि जंगल अब और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब आवाजें निकाल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि हर परछाई उन्हें घूर रही है। जब वे ट्रक के पास पहुंचे तो उन्हें अजीब चीज नजर आई। ट्रक के चारों ओर सफेद राख का घेरा बना हुआ था और उसके पहियों पर लाल धागे लिपटे हुए थे। गोपाल ने कांपते हुए कहा, यह सब कब हुआ? हमारे ट्रक को किसी ने बांध दिया है। रणवीर ने गहरी सांस ली और कहा, यह किसी तांत्रिक का काम लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? जैसे ही उन्होंने ट्रक की ओर बढ़ने की कोशिश की, अचानक जंगल से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि उनके पैरों के नीचे की जमीन तक कांप उठी। अचानक वे पीछे मुड़े तो देखा कि सिर कटा धड़ अब जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी लालटेन की रोशनी इस बार और भी ज्यादा चमकदार और भयावह थी। उसके धड़ से अजीब सी काली धुआं निकल रही थी जो धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी। गोपाल ने डर से रणवीर का हाथ पकड़ लिया और बोला, हम फंस गए हैं, यह चीज हमें यहां से जाने नहीं देगी। रणवीर ने साहस जुटाकर कहा, हमें कोशिश करनी होगी। चलो ट्रक में चढ़ते हैं और इसे किसी भी तरह चालू करते हैं। जैसे ही वे ट्रक की ओर भागे, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। वह काली धुआं उनके पैरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रणवीर ने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। गोपाल भी तेजी से अंदर चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। रणवीर ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बार बार चाबी घुमाने पर भी ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गोपाल ने घबरा कर कहा, यह हमारे साथ खेल खेल रहा है, यह हमें यहां से जाने नहीं देगा। तभी लालटेन की रोशनी ट्रक की खिड़की पर आकर पड़ी। सिर कटा धड़ अब ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। वह लालटेन को धीरे धीरे हवा में लहरा रहा था, मानो उन्हें किसी अनदेखे बंधन में बांध रहा हो। रणवीर ने चीखते हुए कहा, यह हमारा अंत नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अब अंदर से बंद हो चुका था। खिड़कियों पर अजीब काले निशान उभरने लगे जो धीरे धीरे पूरी खिड़की को ढक रहे थे। गोपाल रोते हुए चिल्लाया, हम यहां से नहीं बच पाएंगे, ये हमें जिंदा निगल लेगा। तभी बच्चे की हंसी फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार यह इतनी जोर से थी कि उनके कान सुन्न हो गए। रणवीर ने चाबी घुमाने की आखिरी कोशिश की और ट्रक ने आखिरकार स्टार्ट होने की आवाज दी। चलो इसे यहां से भगाओ, गोपाल चीखा। रणवीर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक ने झटके के साथ चलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह लालटेन हवा में उछलकर ट्रक के ऊपर आ गिरी। अचानक ट्रक के अंदर का हर कोना जलती हुई रोशनी से भर गया। रणवीर और गोपाल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। क्या वे इस भूतिया जंगल से बच पाएंगे, या यह रोशनी उनकी किस्मत का मौत का फंदा बन जाएगी? जैसे ही रणवीर ने ट्रक स्टार्ट किया, उसकी गड़गड़ाहट ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। वह सिर कटाधड़ लालटेन लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लालटेन की चमकती रोशनी अब इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चुंधियां गईं। रणवीर ने बिना कोई देरी किए एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक झटके के साथ हाईवे पर दौड़ पड़ा। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, रणवीर पीछे मत देखना, वह चीज हमारे पीछे आ रही है। रणवीर ने दांत भींचकर जवाब दिया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। यह जगह मौत का जाल है। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन हाईवे अब अजीब तरीके से धुंध से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने खुद को सड़क पर फैला दिया हो। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और रहस्यमयी छायाएं थीं।
गोपाल ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, रणवीर, वह पीछे है। रणवीर ने शीशे में देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सिर कटा धड़ ट्रक की गति के बराबर दौड़ रहा था और उसकी लालटेन से उठती हुई लपटें हवा को चीर रही थीं। वह हर पल ट्रक के करीब आता जा रहा था। यह कैसे संभव है? रणवीर बुदबुदाया। गोपाल ने कांपते हुए कहा, यह इंसान नहीं है, यह कुछ और है। अगर यह हमें पकड़ लेगा तो हम बच नहीं पाएंगे। रणवीर ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। हाईवे अब घुमावदार हो चुका था और हर मोड़ पर लग रहा था कि ट्रक पलट जाएगा, लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। हमें किसी शहर तक पहुंचना होगा, रोशनी के पास जाने से शायद यह पीछे हट जाए, रणवीर ने कहा। लेकिन ऐसा लगता था कि हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क अंतहीन लग रही थी और आसपास के पेड़ अब और भी डरावने हो गए थे। उनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो वे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हों। तभी ट्रक के इंजन ने अजीब आवाज करना शुरू कर दिया। रणवीर ने महसूस किया कि ट्रक अब धीमा हो रहा है। गोपाल ने घबराकर कहा, क्या हो रहा है? इसे रोको मत, हम मारे जाएंगे। रणवीर ने डैशबोर्ड पर नजर डाली और देखा कि ट्रक का फ्यूल टैंक अचानक खाली दिखा रहा था। यह कैसे हो सकता है? हमने तो फ्यूल भरा था। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, यह उस चीज का काम है, वह हमें रोकना चाहता है। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। रणवीर ने तेजी से गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रक की लाइट्स भी टिमटिमाने लगीं और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तभी लालटेन की रोशनी ट्रक के ठीक सामने दिखाई दी। वह सिर कटा धड़ अब ट्रक के बोनट पर चढ़ा हुआ था। उसकी लालटेन से उठती लपटें ट्रक को जलाने की धमकी दे रही थीं। गोपाल चीखते हुए बोला, रणवीर, कुछ करो, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रणवीर ने झटके से ट्रक का हॉर्न बजाया और उसकी तेज आवाज ने अंधेरे को कुछ पल के लिए चीर दिया। सिर कटा धड़ थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी लालटेन अब और भी ज्यादा चमक रही थी। रणवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, ट्रक ने अचानक स्टार्ट हो गया। रणवीर ने बिना समय गंवाए ट्रक को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उस सिर कटे धड़ की लालटेन की रोशनी अब भी उनके पीछे थी। रणवीर और गोपाल की सांसें तेज हो गई थीं। वे भाग तो रहे थे, लेकिन ये महसूस कर रहे थे कि यह दौड़ उनकी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। आगे की सड़क कहां जाएगी? क्या वे इस खौफनाक पीछा करने वाले से बच पाएंगे, या उनकी किस्मत पहले से ही इस मौत के खेल में तय हो चुकी है? सुबह की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी और ट्रक की धूल भरी यात्रा के बाद रणवीर और गोपाल आखिरकार कैलाश ढाबे तक पहुंच गए। दोनों थके हुए और घबराए हुए थे, लेकिन राहत की सांस ले रहे थे। ढाबे के सामने ट्रक खड़ा कर उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि शंभू ढाबे के बाहर खड़ा था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। जब वे ढाबे में घुसे, शंभू ने गर्म चाय लाकर उनके सामने रखी। वह दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके पास शब्दों की कमी हो। कुछ देर बाद गोपाल ने ही पहली बार शंभू से पूछा, शंभू भाई, क्या इस जंगल के पास कोई पुरानी कहानी है? शंभू की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। वह कुछ पल चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, हाँ, एक पुरानी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह घर और सिर कटा धड़ तुम्हारे सामने जो आया है, वह कुछ और नहीं बल्कि एक भयंकर शापित जगह है। यह घर कई साल पहले एक भयानक अनुष्ठान का हिस्सा था। रणवीर और गोपाल शांति से सुनने लगे। शंभू ने आगे कहा, कई साल पहले एक पिताजी और उनका बेटा उस घर में रहते थे। वे एक पुराने साधु के शिष्य थे और अपने परिवार को एक नई शक्ति प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया। वह बच्चा और उसका पिता दोनों बलि चढ़ गए और तब से वह घर शापित हो गया। उस बच्चे की आत्मा अब भी उसी घर में बंद है और हर रात उसका पिता, जिसका सिर कटा हुआ है, उसे मुक्त करने के लिए आता है। वह सिर कटा धड़ हर रात उसे ढूंढने आता है। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों? वह बच्चा अब भी क्यों नहीं मुक्त हो पाया? शंभू ने सिर झुकाया और कहा,
क्योंकि उसके पिता का सिर कभी भी पूरी तरह से नहीं मिला। जो सिर कटा हुआ था वह किसी के पास नहीं आया और इसलिए हर रात वह उसी दर्द और पीड़ा के साथ उस घर के पास घूमता है, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए। रणवीर ने हल्की सी श्वास ली और पूछा, क्या कोई तरीका है कि हम उसे शांति दे सकें? शंभू ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मानव नहीं बदल सकते। वह शाप हमेशा उस घर और उस जंगल से जुड़ा रहेगा और इस समय वह सब कुछ है, सिर्फ एक बदला हुआ रूप है जो अपनी आत्मा के शांति की तलाश कर रहा है। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। उनके मन में यह सवाल था, क्या वे सचमुच उस रात के भयावह अनुभव से कभी बाहर आ सकेंगे? लेकिन शंभू के शब्दों ने एक कड़ी सच्चाई का सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया। वे जानते थे कि कैलाश ढाबे के आसपास का यह जंगल और वह शापित घर अब हमेशा उनकी यादों का हिस्सा रहेगा। ढाबे के उस दिन के बाद रणवीर और गोपाल ने जंगल के पास से दूरी बनाए रखी, लेकिन वह रहस्य, वह सिर कटा धड़ और उस घर की भयानक आवाज कभी भी उनकी यादों से दूर नहीं हो पाई। वे हमेशा यह सोचते रहे कि क्या वह बच्चा कभी शांति पा सका या फिर वह अनंत काल तक अपने पिता के इंतजार में उस घर में बंद रहेगा। रणवीर और गोपाल इस घटना के बाद कभी उस हाईवे पर नहीं गए, लेकिन उनका मानना है कि उस रात की खौफनाक सच्चाई ने उन्हें मौत के करीब ला दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट। उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।